अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो पहला लेक्चर है फंक्शन एंड इट्स टाइप्स, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको फंक्शन हर एंगल से क्लियर करूं। तो स्टूडेंट्स, फंक्शंस को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको बहुत पीछे से चलना पड़ेगा। आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, सेट में रिलेशंस क्या होता है, रिलेशन में डोमेन और रेंज क्या होती है। फिर जब ये तमाम चीजें आप सीखेंगे देन आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम दो सेट्स लेते हैं। यू हैव अ सेट ए सेट हैज एलिमेंट्स 1 2 एंड 3। सेकंड सेट में ले रहा हूं बी हैज एलिमेंट्स ए एंड बी। यहां पे ले रहा हूं सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट। आप सब जानते हैं अर्ली क्लासेस में, बहुत छोटी क्लासेस में आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट्स का फाइंड किया हुआ है। तो ए क्रॉस बी आपके पास क्या होगा? ए क्रॉस बी आपके पास होगा वन ऑर्डर पेयर्स होंगे, वन विद ए, वन विद बी, टू विद ए, टू विद बी, थ्री विद ए एंड थ्री विद बी। अब नोट करें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो ए में जो हैं आपके पास वो 3 हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू 3 and number of elements in B is equal to 2 and number of elements in A cross B equal to 3 multiply 2 is equal to 6। अब सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आपने ले लिया। अब बाइनरी रिलेशन आपके पास क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? शॉर्ट सी डेफिनेशन लिखूंगा। आप इसको जस्ट रिलेशन भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन फुली जो है आप कम से कम मैट आपको फुली नाम इसका पता होना चाहिए। दिस इज द बाइनरी रिलेशन, और इसको डिफाइन ऐसे किया जाता है, एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का हर सबसेट जो होता है वो बाइनरी रिलेशन कहलाता है। अब आप नोट करें कि ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो आपके पास 6 हैं। तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स बनेंगे? तो यहाँ पे सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी यहां पर आपके पास क्या आएंगे? 2 पावर 6। अब जब सब जानते हैं एक छोटा सा फॉर्मूला 2 पावर n का, तो 2 पावर 6 किसके बराबर आपके पास होता है? 64। अब स्टूडेंट, इस सेट जो ए क्रॉस बी आपने कैलकुलेट किया है, इट हैज 64 सबसेट्स। अब तमाम सबसेट्स तो नहीं लिखे जा सकते, मगर मैं कुछ सबसेट्स लिख रहा हूं। आप एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो सबसे पहले मैं एम्प्टी सेट लिख रहा हूं, इसको R1 से डिनोट कर रहा हूं। दिस इज एन एम्प्टी सेट, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। R2 में एक सेट लिख रहा हूं जो कि ए क्रॉस बी का सबसेट है। दिस इज अ 1A, और R2 जो है वो आपके पास तीसरा सबसेट इसका लिख रहा हूं। दिस इज अ 1A, 2B एंड 3B। खैर, मैंने ये कुछ 3 सबसेट लिखे हैं। ये 3 जो सबसेट्स हैं, ये 64 में से 3 इसके रिलेशंस हैं, बाइनरी रिलेशंस हैं। और स्टूडेंट याद रखिएगा, ये जो बाइनरी रिलेशंस होते हैं इनमें से कुछ रिलेशन फंक्शन होंगे और कुछ रिलेशन सिर्फ रिलेशन ही रहेंगे। अभी हम फंक्शन की तरफ नहीं आए, लेकिन इससे पहले मैं फंक्शन से भी आने से पहले मैं जरा ए क्रॉस बी को और एंगल से भी आपको अंडरस्टैंड करवा दूं कि ए क्रॉस बी को और आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, ये आपके पास सेट क्या है? ये आपके पास सेट है ए, और ये सेट आपके पास क्या था? ये सेट आपके पास था बी। अब ए में एलिमेंट्स कितने थे? ए में एलिमेंट्स 3 थे, 1 2 एंड 3। और बी में एलिमेंट्स क्या थे? ए एंड बी। तो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप ऐसे भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 जो था वो आप नोट कर रहे हैं कि 1 ए के साथ था, 1 बी के साथ, 2 ए के साथ, 2 बी के साथ,
3A के साथ और 3 क्या है B के साथ। अब नोट करें कि ये सारे जो एरोज आपको नजर आ रहे हैं A to B, बिकॉज यू आर कैलकुलेटिंग A क्रॉस B। तो A क्रॉस B जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें आपको सब पता है जो एक में के जो ऑर्डर पेयर्स हैं, इसके जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो A सेट से आएंगे और जो सेकंड एलिमेंट्स हैं वो B सेट से आएंगे। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है? ये A क्रॉस B की है। ए क्रॉस बी बजाते खुद भी एक रिलेशन होता है, आप सबको पता है कि इसका जो एक इम्प्रॉपर सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, वो सेट इटसेल्फ होगा। अगर मैं एक लिखूं कि R64 लिख दूं यहाँ पर, तो R64 जो होगा बेसिकली क्या होगा, वो ए क्रॉस बी ही होगा। अब और रिलेशन को भी लिख सकते हैं यहाँ पर, मसला R1 में तो कोई आप लोग का एरो होगा ही नहीं, सिर्फ आप अगर R1 को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो एक एम्प्टी सेट है तो सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, एरो नहीं डालेंगे। बट मैं R2 को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, R2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये आपके पास क्या है, ये ए सेट है, ये आपके पास क्या बी सेट है। ए सेट हैज एलिमेंट्स 1 2 एंड 3, बी सेट हैज एलिमेंट ए एंड बी। तो सिर्फ 1 किसके साथ मैप हो रहा है? 1 मैप हो रहा है ए के साथ, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? दिस इज R2। R3 में क्या होगा? R3 में आप जो रिप्रेजेंटेशन आपके पास होगी वो आप नोट कीजिएगा। आपके पास क्या ये ए सेट है, ये आपके पास क्या बी सेट है। ए सेट के एलिमेंट्स आपके पास हैं 1 2 एंड 3, बी सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या है ए एंड बी, और आप 1 विद ए, 2 विद बी एंड 3 विद बी। तो ये कौन सा रिलेशन है? दिस इज R3। तो R3 आपके पास रिलेशन जो है ये रिप्रेजेंट आपको हो रहा है डायग्राम से, और R2 भी आपने देख लिया है और A क्रॉस B को भी आपने देख लिया है। ये चीज आपको समझना जरूरी है क्योंकि कुछ एग्जांपल्स होती हैं जिसमें हमने इसको भी फॉलो करना जरूरी होता है। अब हम यहाँ पर डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन। लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको चीज बताई थी कि आपने सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लिया, आपने देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो अभी मिस हुई है वो ये है कि आपको इन रिलेशंस की डोमेन और रेंज के बारे में भी पता होना चाहिए, जो कि पहले हो जाए ज्यादा बेहतर है। डोमेन जो है अगर आप नोट करें कि डोमेन जो है वो आपके पास R1 डोमेन जो है, एम्प्टी सेट की डोमेन भी आपके पास क्या होती है? एम्प्टी होती है, और एम्प्टी सेट की जो रेंज होती है वो भी हमारे पास क्या होती है? वो भी हमारे पास एम्प्टी सेट ही होगी। और अगर R3 R2 की डोमेन होगी, डोमेन जो नहीं पहले से जानते, डोमेन आप लोगों की बड़ी बेसिक डेफिनेशन है, मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी। डोमेन जो होती है वो होती है सेट कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स। तो फर्स्ट एलिमेंट्स पे जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स पे जो सेट बनता है वो सेट का रिलेशन का क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। तो डोमेन R2 आपके पास क्या होगी? इट हैज ओनली वन एलिमेंट, दिस इज अ 1। और रेंज आपके पास क्या होगी? रेंज आपके पास R2 आपके पास क्या होगी? दिस इज इक्वल टू ओनली A। बिल्कुल इसी तरह से कि डोमेन जो है वो आपके पास R3 किसके बराबर है? R3 की डोमेन जो है वो है आपके पास 1 2 एंड 3, और रेंज जो है R3 की, देख रहे हैं आप A एंड B रेपिटेशन अलाउड नहीं होती सेट में, तो अगर B 2 टाइम्स आ रहा है तो अब इसको एक 1 टाइम ही रिप्रेजेंट करेंगे। ओके तो ये तो एक बेसिक्स था, एक कंसेप्ट थे आपके पास फंक्शंस को समझने से पहले कि फंक्शंस कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, रिलेशन कहाँ से आता है, रिलेशंस की डोमेन क्या होती है, और रिलेशंस की आपके पास रेंज क्या होती है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं फंक्शन को। वही सेट ले लेते हैं। सेट आपके पास क्या है? ए सेट आपके पास है 1 2 एंड 3। बी सेट आपके पास जो है वो है आपके पास ए एंड बी। अपने माइंड में ए क्रॉस बी रखिएगा, ए क्रॉस बी अभी हमने कैलकुलेट किया है। चले मैं रिलेशन ले लेता हूं यहां से, जो रिलेशन मैंने यहाँ पे लिखे थे एक रिलेशन ले लेता हूँ। ए क्रॉस बी आपके माइंड में होगा ए क्रॉस बी क्या है, तो एक रिलेशन में यहाँ पे लिख लेता हूँ, दिस इज 1A, और इसको मैंने R2 से रिप्रेजेंट किया था,
इसको मैं R3 से रिप्रेजेंट करूंगा, जो आपके पास क्या है 1A 2B एंड 3B। तो पहले फंक्शन की फॉर्मल डेफिनेशन ये है कि आप नोट करें कि आप पहले डेफिनेशन पे आते हैं और फिर देखें कि इनमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है। आप लेट कर लें कि आपके पास एक रिलेशन है एफ बी आर रिलेशन, अभी मैं इसको फंक्शन नहीं कॉल करूंगा, एफ बी आर रिलेशन। आप रिलेशन आपने देखना है कि ये ए क्रॉस बी में से या बी क्रॉस ए में से है, तो हम इसको कहेंगे, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर रिलेशन ए क्रॉस बी में से हो तब आपने किसी और तरीके से जज करना होता है, अगर बी क्रॉस ए में से होता है तो बी सेट हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सेट हो जाता है। तो एफ बी आर रिलेशन फ्रॉम ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिलेशन की डोमेन चेक करेंगे कि रिलेशन की डोमेन किसके इक्वल है। अगर रिलेशन की डोमेन जो है ए सेट के इक्वल आ जाती है तो पहला जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो जाता है। पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है कि डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए। अभी मैं इसको फंक्शन कॉल नहीं कर रहा, वो अलग बात है, मैंने इसको एफ से रिप्रेजेंट कर दिया है, मगर अभी मैं इसको फंक्शन नहीं कहूंगा, अभी जस्ट ये एक रिलेशन है, और रिलेशन जो होती है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो आपने रिलेशंस की डोमेन लेनी है। डोमेन शुड बी इक्वल टू सेट ए नॉट बी, बिकॉज यू आर टेकिंग द रिलेशन फ्रॉम ए क्रॉस बी। तो ऐसे में कह रहा था कि आप बी क्रॉस ए में से लेते हैं, फर्स्ट को बी क्रॉस ए डिफाइन करते हैं और बी क्रॉस ए में से रिलेशन लेते हैं, फिर डोमेन जो होगी वो बी सेट के बराबर होनी चाहिए। खैर अभी आप एक तरफ ही रहें कि एफ पी का रिलेशन फ्रॉम ए क्रॉस बी, तो आप ए सेट, आप एफ की रिलेशन की डोमेन लेंगे, अगर ये सेट के इक्वल आ जाती फिर अब आगे चलें। सेकंड जो पॉइंट हमारे पास होता है वो ये होता है कि नो रेपिटेशन in domain, and no repetition in the first elements of any two order pair, यानी कि ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट में रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर रेपिटेशन हो जाएगी तो फंक्शन नहीं है। अगर ये दो क्राइटेरिया है, अगर ये दो क्राइटेरिया फुलफिल हो जाते हैं देन हम कहेंगे कि एफ जो होगा आपके पास एफ बी अ फंक्शन, देन एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब अगर इसमें से अगर आप देखना चाहें कि व्हाट्स अबाउट R2, कि R2 हमारे पास क्या है, R2 की अभी आपने डोमेन थोड़ी देर पहले कैलकुलेट की थी, डोमेन दोबारा ले लेते हैं। डोमेन R2 क्या है? डोमेन R2 आपके पास सेट ए वन सेट कंसिस्टिंग ऑफ वन एलिमेंट वन के इक्वल है, मगर ए सेट में क्या पड़ा हुआ है? ए सेट में तो 1 2 3 है, इसका मतलब इट इज नॉट इक्वल टू सेट ए, ये सेट ए के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये कि R2 रिलेशन तो है मगर R2 फंक्शन नहीं है। R2 इज नॉट अ फंक्शन। जब फंक्शन ही नहीं है तो ये कभी भी किसी टाइप्स में यूज नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते ये क्या है क्या नहीं है, तो ये दिस इज नॉट अ फंक्शन, यहाँ पे बात खत्म हो गई। सेकंड क्राइटेरिया को भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जब पहला क्राइटेरिया फेल हो गया तो सेकंड क्राइटेरिया पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हम R3 को चेक करते हैं। डोमेन R3 आपके पास किसकी इक्वल है? डोमेन R3 जो है इट हैज 3 एलिमेंट्स 1 2 एंड 3। दिस इज इक्वल टू सेट ए। सेट ए के एलिमेंट्स भी 1 2 3 हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपका पहला क्राइटेरिया यहां पर जो है, पहला क्राइटेरिया जो है यहां पर क्या हो गया है? फुलफिल हो गया। अब सेकंड क्राइटेरिया हम लेते हैं। सेकंड में क्या है? आप देखिए 1 2 3, कोई भी ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट में रेपिटेशन नहीं आ रही। दिस इज द नो रेपिटेशन in first elements any two order pair। तो दोनों क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल हो चुके हैं, तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा कि R3 इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट
A to set B। और आप इसको R3 को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट ऐसे भी किया था कि R3 में सेट आपके पास क्या है, दिस इज द सेट A एंड दिस इज द सेट B। R3 A सेट में एलिमेंट्स क्या थे, 1 2 एंड 3 थे, और B सेट में एलिमेंट्स क्या थे, A एंड B थे। और हमने जो आप नोट कर रहे हैं 1 किसके साथ था यहाँ पे R3 में, 1 A के साथ, 2 with B and 3 with B। आप स्टूडेंट तैयार हो जाएं इसकी सेकंड डेफिनेशन मोर प्रिसाइजली, जो यानी कि स्टार्ट में जो फंक्शन डिफाइन करवाया जाता है, ये सिखाया जाता है, तो ये पैटर्न होता है बच्चों को डोमेन बता के, रेंज बता के, रिलेशन बता के, एंड देन फंक्शंस की ये दो कंडीशन लगा के बताया जाता है। लेकिन उसके बाद आपकी जो डेफिनेशन होती है वो उसमें हम थोड़ी सी यानी कि उसको नए लिहाज से पेश किया जाता है कि डेफिनेशन को नए तरीके से बताया जाता है स्टूडेंट्स को कि फंक्शन हमारे पास क्या है। जस्ट 1 मिनट। यहीं पे आपको बताऊंगा कि फंक्शंस को आप कंसेप्ट तो स्टूडेंट यही रहेगा, लेकिन अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हम फंक्शंस के लिए अब डेफिनेशंस को किस तरीके से, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स को, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं कि डोमेन शुड बी इक्वल टू सेट ए, और सेकंड जो आपके पास पॉइंट आपके पास आ रहा है कि नो रेपिटेशन द डोमेन, इस दोनों पॉइंट्स को हम एक ही तरीके से एक ही लाइन में लिखेंगे। और आप देखेंगे कि ये डेफिनेशन बड़ी क्लासेस में नॉर्मली स्टूडेंट्स रीड करते हैं। पहली बात तो ये कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, तो ए और बी आपके पास नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए, दिस इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। ये अगर शुरू में नहीं बताया तो अपने माइंड में रखिएगा, फंक्शन कभी भी एम्प्टी सेट्स के दरमियान नहीं होता, क्योंकि फंक्शन बेसिकली क्या होता है, रिलेशन होने के लिए तो दोनों सेट्स में एलिमेंट्स का होना जरूरी है। तो पहली बात है कि ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। तो फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, यानी कि मैं यहां पे लिखूंगा अ फंक्शन from set A to B, from A to B is a rule or the correspondence। रूल है या हम उसको कह सकते हैं correspondence है, which assign each element of A, each element of set A with unique element of सेट बी। आपको देखने में डेफिनेशन डिफरेंट लग रही होगी, मगर ये डेफिनेशन डिफरेंट नहीं है। जो पहले दो पॉइंट को समझ चुके हैं वो इस डेफिनेशन को भी समझ लेंगे। देखें फंक्शन बेसिकली क्या रूल है, दिस इज अ करस्पॉन्डेंस। ये आप नोट कर रहे हैं कि दो सेट्स के दरमियान एक रिलेशन है, आप रूल कह लें, करस्पॉन्डेंस कह लें, विच असाइन ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए। आप ईच एलिमेंट, ये बेसिकली आपका क्या पहला पॉइंट है जिसमें आप ये कहते हैं कि डोमेन शुड बी इक्वल टू सेट ए, यानी कि इसका हर एक एलिमेंट 1 2 3, इसका हर एक एलिमेंट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से असाइन होना चाहिए। पहले तो ये कहा जा रहा है पहले पॉइंट के अंदर ईच एलिमेंट सेट ए विद अ यूनिक एलिमेंट सेट बी, और सेकंड में जो दूसरी लाइन है उसमें आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी जो है, सेकंड क्राइटेरिया जो छुपा हुआ है विद अ यूनिक एलिमेंट सेट बी, यानी कि ए का एवरी एलिमेंट जो होगा दैट शुड बी असाइंड विद अ यूनिक एलिमेंट सेट बी। हाउ? अब इसका मतलब ये है कि 1 की आउटपुट अगर ए आ रही है तो 1 की आउटपुट जो होगी वो किसी और के साथ नहीं होगी। यूनिक के मराद, यूनिक से मराद क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिक, कि 1 विद ए होगा तो 1 विद बी नहीं होगा। इस तरह से इसका मतलब यही है कि एक इनपुट के ऊपर एक ही आउटपुट आनी चाहिए। अगर एक इनपुट के ऊपर एक से ज्यादा आउटपुट आ जाती है, से कि जैसे कि मैं यहां से एक एरो और लेके जा रहा हूं, मैं कोई और रिलेशन बता रहा हूं, से दिस इज नॉट R3, दिस इज अदर रिलेशन। फर्ज करें कि मैं 2 के साथ बी, 2 के साथ बी तो है, मैं 2 के साथ
फर्ज करें कि ए भी अटैच कर रहा हूं, तो आप नोट करें अगर इसको दोबारा रिलेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ऑर्डर पेयर क्या बनेंगे, ऑर्डर में बनेंगे 1 विद ए, 2 विद ए, 2 विद बी एंड 3 विद बी। अब नोट करें कि रेपिटेशन आ गई, ईच एलिमेंट तो असाइन हो रहे हैं वन, मगर दो दफा असाइन हो रहा है, 2 ए के साथ भी असाइन हो रहा है और 2 बी के साथ भी असाइन हो रहा है। जब 2 ए के साथ भी साइन हो गया, 2 बी के साथ भी साइन हो गया, तो आप नोट करें कि नो रेपिटेशन अलाउड, तो रेपिटेशन तो यहां पर हो गई। तो इसका मतलब है कि ये जो सेकंड डेफिनेशन लिखी है, ये बेसिकली दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फर्स्ट डेफिनेशन। इसके दोनों पॉइंट्स इस डेफिनेशन में आ जाते हैं कि फंक्शन इज अ रूल, function is function between two sets, it is a rule, it is a correspondence that which assigns each element set A, इसके क्या होंगे, each element, इसके each element assign होंगे to the unique element set B, B के unique element के साथ। अब ऐसे अगर फर्ज करें कि मैं अब मैं आरसी को बॉदर नहीं कर रहा, मैं डिफरेंट एग्जांपल से आपको बताऊंगा यहां पर। देखिए ये आपके पास एक सेट, ये एक सेट आपके पास ए है, मैं डिफरेंट एलिमेंट ले रहा हूं, इसके एलिमेंट्स क्या 1, आपके पास क्या 1 2 एंड 3, और ये आपके पास के ये बी सेट्स हैं, इसके एलिमेंट्स क्या है ए बी एंड क्या सी है। अब 1 को मैं ए के साथ साइन कर देता हूं, 2 को मैं बी के साथ साइन कर देता हूं, मैं 3 को साइन ही नहीं करता, दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? इसलिए नहीं है कि ए का ईच एलिमेंट, यहां से ईच एलिमेंट असाइन होना चाहिए, यहां से ईच एलिमेंट असाइन नहीं हो रहा। एक और एग्जांपल लेता हूं, यहां पे 1 2 एंड 2 3 है, और यहां पर ए बी एंड सी है, 1 ए के साथ है, 2 ए के साथ है, 2 बी के साथ है, 3 सी के साथ है। अब यहां पर ईच एलिमेंट असाइन तो हो रहा है, ये रिलेशन तो है, क्योंकि ए क्रॉस बी का सबसेट है, क्योंकि ए क्रॉस बी में 1 ए भी होता है, 2 ए भी होता है, 2 बी भी होता है, 3 सी भी होता है, ये ए क्रॉस बी का सबसेट, तो ये रिलेशन तो है, बट दिस इज नॉट अ फंक्शन। क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि जनाब यहां पर ईच एलिमेंट असाइन तो हो रहा मगर यूनिकली असाइन नहीं हो रहा, क्योंकि 2 किसके साथ है, ए के साथ बी, और 2 किसके साथ है, बी के साथ बी। तो इसका मतलब यह है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी असाइंड टू द यूनिक एलिमेंट सेट बी। और याद रखिएगा, अब एक और यहाँ पे डेफिनेशन से बना लेता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल बनाता हूँ 1 2 और 3 है, ये फंक्शन नहीं है। ये सेट आपके पास क्या है, दिस इज अ सेट ए एंड दिस इज सेट बी, इसके एलिमेंट्स में लिख लेते हैं, दिस इज द ए बी सी डी, 1 विद ए, 2 विद बी एंड 3 विद बी। नो इश्यू, 2 पे तो एक ही आउटपुट आ रही है ना। हाँ, बी आपके पास बी आउटपुट 2 डिफरेंट इनपुट पे आ सकती है, मगर ऐसा नहीं है कि 2 पे बी आए और 2 पर ही सी आए, ये पॉसिबल नहीं है। और स्टूडेंट लिसन, वी आर डिफाइनिंग फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, वी आर नॉट डिस्कसिंग फंक्शन फ्रॉम बी टू ए। अगर आप देखा जाए, अगर आप क्वेश्चंस करें, कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है सर व्हाट्स अबाउट बी टू ए, तो आप कहेंगे बी टू ए फंक्शन नहीं है, क्योंकि बी टू ए में ईच एलिमेंट भी असाइन नहीं हो रहे बी के, और सेकेंडली बी के साथ बी पे आप नोट करेंगे बी पे आउटपुट 2 भी आ रही है, बी पे आउटपुट क्या आ रही है, 3 भी आ रही है। ये सेट दिस इज अगेन दिस इज आपके पास अभी जो फंक्शन मैंने बनाया है ए टू बी तो फंक्शन है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि आपके पास क्या है, दिस अ फंक्शन, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब इसमें जो ए सेट है वो डेफिनेटली वो पूरा का पूरा, ये जो इसकी डोमेन होगी, डोमेन ऑफ एफ जो है वो आप नोट करें पूरा का पूरा ए सेट के इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 1 2 3। तो ए सेट है वो तो आपकी डोमेन कहलाएगा, डोमेन में हमेशा ए सेट जो होगा वो सारा का सारा इंक्लूड हो जाएगा, अगर इंक्लूड नहीं होता फंक्शन ही नहीं है। वो रिलेशन की डोमेन तो हो सकती है मगर फंक्शन नहीं कहलाएगा। आप इसमें याद रखिएगा जो ये जो इसकी रेंज होगी फंक्शन की, वो आपके पास किसके इक्वल है, ए एंड बी। लेकिन जो बी सेट कहलाता है, याद रखिएगा ए बी सी डी, बास का बहुत ज्यादा बार सवाल होता है व्हाट इज अ कोड मेन। कोड मेन जो है, इसको हम बी सेट को हम ये कह सकते हैं कि दिस इज अ कोड मेन। तो कोड मेन में वो तमाम बी के एलिमेंट्स आ जाते हैं जो बेशक असाइन हो रहे हो या ना हो रहे हो, लेकिन रेंज में वही एलिमेंट्स होंगे जो असाइन हो रहे होंगे।
तो आई थिंक दोनों डेफिनेशन आपको क्लियर है। तो अब थोड़ा सा ग्राफिकल तरीके से, दैट इज अ सिंपल डायग्राम। तो इसमें जरा इजी होता है कि आप सेट भी लिख लेते हैं, आपको ड्रा नहीं करने पड़ते, आप रिलेशन भी इसी में बना देते हैं, सब चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। दिस अ बेस्ट वे फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड दिस अ बेस्ट वे फॉर टीचिंग। अगर आप समझाना चाहे तो इस तरीके से आप अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। मसलन मैं एक फंक्शन y इक्वल टू एक्स के लिख रहा हूं, देखना चाह रहा हूं कि आपके पास, और सेकेंडली एक y इक्वल टू एक्स के लिखूंगा, और सेकेंडली आपके पास y स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखूंगा, x लिखूंगा। जिसका मतलब ये भी है कि y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स अंडर रूट। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैंने ये दो फंक्शन लिखे हैं, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि मैंने दो इक्वेशन लिखी हैं। दो इक्वेशन किसी न किसी कर्व को रिप्रेजेंट करती हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है दिस इज अ पैराबोला, तो कुछ और ये y एक्सिस का लॉन्ग है, वर्टेक्स इसका क्या है, 0 0 है। तो डायग्राम थोड़ी सी ठीक है, ओके। तो दिस इज द y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, और ये सेकंड जो आपके पास है दिस अलोंग y एक्सिस, सॉरी, और सेकंड जो पैराबोला है वो अलोंग x एक्सिस है, और ये वाला जो ग्राफ है दिस इज इक्वल टू वर्टेक्स 0 0 है, यहाँ से गुजरेगा, एंड दिस इज इक्वल टू y स्क्वायर इक्वल टू आपके पास क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू x। अब स्टूडेंट ग्राफिकली अगर आपके पास कोई इक्वेशन दी हो, देखना चाहें कि क्या ये किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है, आया कि ग्राफ आया कि अगर आप किसी फंक्शन का ग्राफ है या नहीं है, तो उसके लिए सिर्फ वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है कि आप अगर आपको वर्टिकल लाइन अगर आपके ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर जाती है, किसी भी जगह पर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर जाती है, नोट कर रहे हैं कि यहाँ पर जो वर्टिकल लाइन ड्रा कर रहा हूं इस पे भी कट हो रहा है और इस पे भी कट हो रहा है, तो इसका मतलब है ये ग्राफ फंक्शन का ग्राफ नहीं है। y स्क्वायर इक्वल टू x इज नॉट अ फंक्शन। अब आप कहेंगे सर ये कोई नई चीज आ गई, पहले आप बता रहे हैं जी डोमेन बता रहे हैं, रेंज बता रहे हैं, और आप वो डोमेन शुड बी इक्वल टू, पहले आपने और डेफिनेशन बताई, फिर आपने बताया फंक्शन इज अ रूल, और अब क्या चीज है जनाब, ये तीनों एक ही चीज है। अब आप नोट करें कि हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि देखें ये आपके पास क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, ये आपके पास कोई भी x की वैल्यू है, आप इसको से x1 कह दें। अब नोट करें कि x1 पे ये वाली वैल्यू x1 पे आ रही है, और यही y की वैल्यू क्या आ रही है, x1 पे आ रही है। और जब आप इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप से बोल रहे हैं कि ये आपके पास है y1 है, और ये आपके पास क्या है, -y1 है। तो अगर आप इसी दो पॉइंट्स को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं, तो x1 क्या आ रहा है, y1, और x1 पर ही क्या आ रहा है, x1 पर क्या आ रहा है, -y1। तो अब अंडर और भी बहुत सारे ऑर्डर पेयर्स हैं और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आप नोट करें कि x1 पे y1 आ रहा है और x1 पे भी क्या आ रहा है, -y1। तो एक इनपुट के ऊपर क्या आ रही, दो आउटपुट आ रही। वही वाली बात ये है, जैसे मैं आपको ये बता रहा था, अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, यहाँ पे x1 आपके पास है और y सेट में डाल दूं, यहाँ पे y1 है और यहाँ पे -y1 हो, तो x1 पे y1 भी आ रहा है और x1 पर ही -y1 आ रहा है, तो ये डेफिनेशन तो फेल हो गई। सेकेंड क्राइटेरिया जो है डेफिनेशंस का, कि देयर शुड बी नो रेपिटेशन इन द डोमेन। तो वर्टिकल लाइन अगर आपके ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर जाती है, तो वो ग्राफ फंक्शन का ग्राफ नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, तो किसी भी जगह से वर्टिकल लाइन ड्रा कर लें, किसी भी जगह से करें, तो आपका ग्राफ एक ही पॉइंट पे कट होगा। तो ये जो ग्राफ है दिस रिप्रेजेंट, यानी इट रिप्रेजेंट फंक्शंस। और ये फंक्शंस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, दिस इज नॉट अ फंक्शन। अब सेकेंडली आपने नोट किया था कि मैंने जो ग्राफ ड्रा किया था वो y स्क्वायर इक्वल टू x का ड्रा किया था, और ये आपके पास क्या प्लस माइनस x अंडर रूट है। तो स्टूडेंट दिस इज अ ग्राफ, जो भी ड्रा किया था ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है, इसको मैंने दोबारा ड्रा किया है। लेकिन स्टूडेंट अगर y इज इक्वल टू x अंडर रूट हो, देयर इज ओनली
पॉजिटिव साइन, तो उसका मतलब ये होगा कि आपकी सिर्फ एक ब्रांच जो होगी वाई पॉजिटिव अबाउट द एक्स एक्सिस, सिर्फ ये ब्रांच जो होगी इसको रिप्रेजेंट करेगी। आप नोट करें कि ये आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स के रूट, और अगर y इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एक्स के रूट होगा, तो आपकी ब्रांच कौन सी होगी, लोअर पोर्शन होगा पैराबोला का। तो ये आपके पास, तो ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है, और ये आपके पास फंक्शन है। कोई भी आप शेप बना लें, अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ से, आप नोट जानते हैं सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर। अगर इसको ऐसे लिख लूं तब भी सर्कल ही रहेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो ये वाई वाई स्क्वायर वाई बन जाएगा। जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तब भी ये सर्कल ही होगा। इसका सेंटर आपके पास क्या है, 0 0 है, रेडियस आपके पास क्या है, ए है, तो ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये साइन ले लेता हूँ y इक्वल टू ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर अंडर रूट सिर्फ प्लस, तो आपका जो पोर्शन होगा वो सर्कल का, वो आपके पास क्या होगा, ये वाला पोर्शन जो होगा सिर्फ इंक्लूड होगा, लोअर पोर्शन इंक्लूड नहीं होगा। आप ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मगर ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। इस तरह आप बहुत सारी शेप से हैं, जैसे कि एक शेप और बना रहा हूँ। अब ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, आपकी वर्टिकल लाइन जो है इस ग्राफ को क्या कर रही है, मोर देन वन पॉइंट पे कट कर रही है। दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो फंक्शन की आप नोट करें, स्टार्ट हमने कहां से किया, फिर सेकंड, और फिर उसके बाद हम थर्ड पे कैसे आए। नेक्स्ट सेक्शन में हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये कह देते हैं कि एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी। आपने नोट किया कि फंक्शंस को आपने डिफाइन करने में सिर्फ डोमेन ही को डिस्कस किया है, और फंक्शंस की जो टाइप्स है उसमें आप रेंज को लेके चलते हैं। तो सबसे जो इसकी पहली डेफिनेशन है वो हमारे पास क्या है, दिस इज द इनटू फंक्शन। आप आपके पे एक फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू बी, आप फंक्शन की रेंज लेते हैं। देखिए बहुत जरूरी है ए टू बी कहना, क्योंकि क्योंकि जब आप रेंज की बात करेंगे तो अब माइंड में क्लियर होगा कि हमारा जो रिलेशन आ रहा है वो ए क्रॉस बी से आ रहा है, और जब रेंज की बात होगी तो फिर मुझे बी के बारे में डिस्कस करना है, और जब मैं डोमेन की बात करूंगा तो फिर मुझे ए के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये बड़ी जरूरी होता है कि आप पहले कॉल कर लें कि आप फंक्शन कैसा लेके चल रहे हैं, अदरवाइज कोई इसको चेंज कर दें तो आपकी सारी डेफिनेशन में ए और बी इंटरचेंज हो जाएगा। तो इनटू फंक्शन में आप क्या करेंगे, फंक्शंस की क्या कहेंगे, रेंज लेंगे। आप सबको पता है कि रेंज फंक्शंस की रेंज के जो एलिमेंट्स होते हैं वो बी सेट से होते हैं, क्योंकि बी सेट कोडोमेन होता है। तो रेंज, अब ये तो सबको पता है कि रेंज के एलिमेंट कभी बी सेट से ज्यादा नहीं हो सकते, बी सेट के इक्वल हो सकते हैं या बी सेट से कम हो सकते हैं। आपने फंक्शंस की क्या की, आपने फंक्शन की रेंज ले ली, और रेंज जो है वो बी सेट के इक्वल नहीं आई। आप ऐसे भी कह सकते हैं बी सेट का प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट में हमेशा एलिमेंट्स दूसरे सेट से कम होते हैं, रेंज बी सेट का प्रॉपर सबसेट आ गई। तब एफ जो होगा हमारे पास क्या होगा, देन एफ क्या होगा, एफ इज एन इनटू फंक्शन। एफ जो होगा वो क्या कहलाएगा, एफ इज सेड टू बी द इनटू फंक्शन। डेफिनेशन इसके साथ एग्जांपल बहुत जरूरी है कि आप नोट करें कि ए सेट मेरे पास ये है, दिस इज सेट ए 1 2 and 3, and the B set is A B and C। आप 1 को मैं A के साथ मैप कर रहा हूँ, 2 को B के साथ, और 3 को किसके साथ, B के साथ। अभी नोट कर रहे हैं कि अगर आप इसको रिलेशन की फॉर्म में भी लिख लें, एफ की फॉर्म में लिख ले चलें, ये दिस अ फंक्शन, क्योंकि मैंने शुरू में एफ कह दिया है, तो हम नोट करेंगे फंक्शन एलिमेंट्स किस तरह के हैं, 1 विद ए है, 2 विद बी है, एंड 3 विद क्या है, बी है। ये तो आपको पता है कि 1 2 3 सेट ए के इक्वल है, सेट ए में 1 2 3 है, डोमेन में रेपिटेशन नहीं है, दिस अ फंक्शन। तो फंक्शन के बारे में तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आपको क्लियर होना चाहिए। आप बेसिकली आप इसकी रेंज देखें, इसकी रेंज क्या है।
ऊपर जो डायग्राम बनाई उससे तो क्लियर है, लेकिन मैं फिर भी चाह रहा हूँ कि आपको जरा सेट की फॉर्म में बता दूं। रेंज एफ की किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू ए एंड बी, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू सेट बी। दिस इज अ प्रॉपर सबसेट सेट बी, सेम मीनिंग। तो आप नोट करेंगे इस वक्त ये जो फंक्शन आपने लिखा है, दिस इज एन इनटू फंक्शन। दिस इज, अब सेकेंडली आप नोट कीजिएगा, व्हाट इज अ ऑन टू फंक्शन? इनटू समझ गए तो ऑन टू भी आप समझ जाएंगे। ये भी हम लेके चलेंगे, लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब हम क्या करते हैं, हम फंक्शंस की रेंज लेते हैं। अगर फंक्शन की रेंज ऑफ एफ इज एग्जैक्टली इक्वल टू सेट बी, कि सेट बी के इक्वल आ जाता है, तो अब हमारे पास फंक्शन जो होगा, देन फंक्शन विल बी द ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को ऑन टू भी कह सकते हैं, और आप इसके लिए दूसरा नाम भी याद रखिएगा, दिस इज द सर्जेक्टिव। तो अब इसको सर्जेक्टिव भी कॉल कर सकते हैं। तो अगर रेंज फंक्शन होना जरूरी है, तो फंक्शन की अगर रेंज बी सेट के इक्वल है, तो फंक्शन जो होगा वो बेसिकली क्या होगा? ऑन टू फंक्शन होगा। कैसे? मैं यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पे मैं ए बी दो एलिमेंट लिख रहा हूं। जी, this is set A and this is set B, 1 with A, 2 with B and 3 with B. This is the function from set A to set B. आप इसकी रेंज लेते हैं इस फंक्शन की, this is equal to set B, और आप इसको क्या कॉल करेंगे? इसको कॉल करेंगे दिस इज द ऑन टू फंक्शन। ये बात याद रखिएगा, इनटू फंक्शन ऑन टू नहीं हो सकता और ऑन टू फंक्शन इनटू नहीं हो सकता। डिफरेंट आपको नजर भी आ रहा है, देयर दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो ऑन टू को आप सर्जेक्टिव भी कॉल कर सकते हैं। इनटू में रेंज बी सेट के इक्वल होगी, ऑन टू में रेंज बी सेट के इनटू में रेंज बी सेट के इक्वल नहीं होगी, और ऑन टू में रेंज बी सेट के इक्वल होगी। नेक्स्ट जो आपके पास है, दिस इज द वन टू वन फंक्शन। Again, let f be a function from set A, set B, because f is a relation from A cross B, then we will say f is a function from A to B. The criteria of functions are fulfilled. Then f1 to 1 क्या होगा? If there is no repetition in range, अगर ऑर्डर पेयर के फंक्शंस के ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट में रेपिटेशन नहीं आती, तो फंक्शन हमारे पास क्या होगा? वन टू वन फंक्शन होगा। इस वक्त दोनों जो मैंने एग्जांपल लिखी हैं इनटू ऑन टू फंक्शन की, ये इनटू फंक्शन देखिएगा, क्योंकि इनटू फंक्शन वन टू वन हो भी सकता है और वन टू वन नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर आप नोट करें कि यहाँ पर आप नोट करें कि वन रेंज में जाके देखिएगा, रेंज में बी सेट बी एलिमेंट यहाँ पर भी आ रहा है, बी सेट यहाँ पर भी आ रहा है, और आप नोट करेंगे बी पे दो एरोज आ रहे हैं। तो ये फंक्शन जो है ये इनटू फंक्शन तो है, मगर ये वन टू वन फंक्शन नहीं है। यहाँ पर भी आप देखें कि रेंज में रेपिटेशन आ रही है, ये फंक्शन भी वन टू वन नहीं है। तो एक बात आप जब आप चीजें बताते हैं तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि इनटू फंक्शन जरूरी नहीं होता वन टू वन हो, और ऑन टू फंक्शन है जरूरी नहीं होता वन टू वन हो। लेकिन पहले मैं क्लियर कर दूं कि मजीद के इसकी आपको एग्जाम्पल्स के साथ के वन टू वन फंक्शन है क्या। ये सेट ए है, इसके एलिमेंट्स 1 2 3 है, और बी सेट के जो एलिमेंट्स आपके पास ये है, इट इज अ ए बी सी डी, 1 with A,
2 with B and 3 with C। आप नोट करें कि रेंज में रेपिटेशन है, बिल्कुल नहीं है। A, B and C, D skip और नो इशू। हमने सिर्फ रेपिटेशन देखनी है, हमने तो रेंज इक्वल टू सेट बी या नॉट इक्वल टू सेट बी है तो हमने देखना नहीं है। हमारा काम सिर्फ क्या है, इस डेफिनेशन के अंदर रेपिटेशन तो नहीं है, रेपिटेशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, दिस इज द 1-to-1 फंक्शन। इनटू को एक दफा देख लें क्योंकि ये पेज रेस हो जाएगा। इनटू फंक्शन को देख लें, इनटू में रेंज बी सेट के इक्वल नहीं होगी, ऑन टू यानी कि सर्जेक्टिव में रेंज बी सेट के इक्वल होगी, और 1-to-1 में रेंज में रेपिटेशन नहीं है। ये 3 डायग्राम अपने माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट जो आपके पास होता है वो दिस इज द इनटू प्लस 1-to-1, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। ये आपको मैंने बताया इनटू फंक्शन जरूरी नहीं है 1-to-1 हो, ऑन टू फंक्शन जरूरी नहीं है 1-to-1 हो, लेकिन अब हम वो इनटू फंक्शन ले रहे हैं जो साथ में 1-to-1 भी है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इनटू फंक्शन नॉट नेसेसरली के 1-to-1 हो या ऑन टू फंक्शन नॉट नेसेसरली 1-to-1 हो, लेकिन याद रखिएगा जो 1-to-1 फंक्शन होगा वो या तो इनटू होगा या ऑन टू होगा। बात को अपने माइंड में बैठाइएगा, जो इनटू फंक्शन है वो जरूरी नहीं है कि वो 1-to-1 हो, और ऑन टू फंक्शन जरूरी नहीं है कि वो 1-to-1 हो, लेकिन जो 1-to-1 फंक्शन होगा वो या तो आपके पास क्या होगा, इनटू होगा, या आपके पास क्या होगा, ऑन टू होगा। अब देखिएगा एग्जांपल के तौर पे, और इसको हम इंजेक्टिव कहते हैं। ये नोट कीजिएगा, ये आपके पास सेट ए है and this set is set B. It has element 1, 2, 3, 4. This is the A, B, C, D, E. मुझे यहाँ पे एक एलिमेंट ज्यादा डालना होगा बी सेट में, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है एग्जाम्पल बनाते वक्त। अब आप इक्वल एलिमेंट्स के साथ एग्जाम्पल नहीं बना सकते, या बी सेट में कम एलिमेंट रख के आप एग्जाम्पल नहीं बना सकते। जब आप डेमो दे रहे हैं या चीज बता रहे हैं, आपको क्लियर होना चाहिए कि बी सेट्स के में एलिमेंट्स आपने कितने रिप्रेजेंट करने हैं। 1 को ए के साथ, 2 को बी के साथ, 3 को सी के साथ, और 4 को किसके साथ, डी के साथ। दिस अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो क्लियर है पोर्शन। अब ए सेट को देख लें, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज असाइंड टू द यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। आप देखें क्या ये इनटू फंक्शन है, इसकी रेंज क्या है, इसकी अगर आप इसकी रेंज चेक करें, इस फंक्शन की रेंज किस सेट के इक्वल है, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू ए बी सी डी, दिस इज नॉट इक्वल टू बी। तो ये फंक्शन क्या हो गया, दिस इज अ इनटू फंक्शन। और देयर इज नो रेपिटेशन, नो रेपिटेशन इन रेंज, रेंज में रेपिटेशन भी नहीं है, तो ये आपके पास क्या हो गया, 1-to-1 भी हो गया। और जो इनटू 1-to-1 है, इसको आप क्या कॉल करते हैं, इनटू 1-1-2-1 को आप कॉल करेंगे इंजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। इसका मतलब है जो 1-to-1 फंक्शन होता है वो या तो इनटू होता है या क्या होता है, ऑन टू होता है, लेकिन इनटू ऑन टू जरूरी नहीं है कि वो 1-to-1 फंक्शन हो। ये आई थिंक, आई होप ये क्लियर होगा। आगे अगली डेफिनेशन में यहीं पे लिखूंगा ताकि आपको दोनों में कंपैरिजन भी समझ आ जाए। अगला आपके पास है ऑन टू प्लस 1-to-1, सॉरी इसको हम कॉल करते हैं दिस इज द बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अच्छा बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जांपल बना रहा हूं यहाँ पर। ये आपके पास सेट क्या है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। यहाँ पे जरूरी होगा कि दोनों में एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। 1 2 3, दिस इज द ए बी एंड सी, 1 विद ए, 2 विद सी एंड 3 विद क्या, बी। आप नोट कीजिएगा रेंज क्या है, ये फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है, इस फंक्शन की रेंज क्या है, इस फंक्शन की जो रेंज है वो बी सेट के इक्वल आ रही है, दिस इज इक्वल टू ए एंड बी एंड सी, and this is no repetition in range। तो ये 1-to-1 भी है। अब ये फंक्शन 1-to-1 भी है और साथ में ऑन टू भी, तो इसको आप क्या कॉल करोगे, इसको आप बाइजेक्टिव कॉल करोगे। अब बात यहाँ पे क्लोज करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि इनटू ऑन टू 1-to-1 जरूरी नहीं है हो,
लेकिन जो 1 to 1 है वो या तो इनटू होता है या फिर क्या होता है, ऑन टू होता है। तो ये दो चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए कि इंजेक्टिव क्या होता है और बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। अच्छा, स्टार्ट में सिर्फ आपको फंक्शन के बारे में सिर्फ एक ग्राफ बता के ड्रा करके बताया कि ये फंक्शन है या नहीं है, लेकिन अब आपको कुछ जानना चाहिए कि ग्राफ से आपको कैसे आइडिया होगा कि ये 1 to 1 है या नहीं है, ये इनटू है या नहीं है, ये ऑन टू है या नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि स्टूडेंट 1 to 1 फंक्शंस के लिए भी चेक करने का, अगर आप चेक करना चाहते हैं अबाउट 1 to 1 फंक्शन, इसके लिए भी आप ग्राफिकल वे से कुछ चेक कर सकते हैं। मसलन सबसे पहले आपको याद होगा कि मैंने स्टार्ट के अंदर ये ग्राफ बनाया था पैराबोला का y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर जो वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन टेस्ट जो होता है, दिस इज फॉर डिटेक्टिंग क्या है कि ग्राफ फंक्शन का ग्राफ है या नहीं है। मगर याद रखिएगा जो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है वो चेक करने के लिए होता है कि आया कि ये ग्राफ 1 to 1 फंक्शन का है या नहीं है। क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन, this is the horizontal line because this is the parallel to x-axis, if the horizontal line cut your graph मोर देन 1 पॉइंट, किसी भी जगह से मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर जाती है, इंटरमीट कर जाती है, इंटरसेक्ट कर जाती है, तो आपका ग्राफ 1 to 1 फंक्शन का ग्राफ नहीं है। अब आप कहेंगे क्या ये नई चीज है? भाई ये नई चीज बिल्कुल नहीं है। आप नोट करें कि दो डिफरेंट एक्स है, ये एक्स कुछ और है, ये आप इसको x1 कह लें और ये आप इसको x2 कह लें, ये आपके पास x1 है, ये x2 है। आप नोट करें ये सेम y की वैल्यू, सेम हाइट है, सेम y की वैल्यू, इसको आप y1 कह दें। आप इसके जब ऑर्डर पेयर बनाते हैं तो क्या होगा, x1 पे y1 आपके पास आ रहा है और x2 पे आपके पास क्या आ रहा है, y1 आपके पास आ रहा है। आप नोट कर रहे हैं, सिर्फ मैंने दो ऑर्डर पेयर सेट में मेंशन किए हैं, तो आप नोट कर रहे हैं कि ये आपकी रेंज में रेपिटेशन क्या बता रही है कि ग्राफ 1 to 1 फंक्शन नहीं है। इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आपके ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर जाती है, if your graph is intersected by horizontal line at more than 1 point, then your graph is not a graph of 1 to 1 function। तो ये 1 to 1 फंक्शन का ग्राफ नहीं है। अच्छा, कुछ ऐसे ग्राफ बना के दिखाते हैं कि आया कि वो 1 to 1 फंक्शन के है नहीं। जैसे कि मैंने अब स्टार्ट में ये भी ग्राफ एक बनाया था, y इक्वल टू एक्स अंडर रूट, y इक्वल टू एक्स अंडर रूट जो है वो आप नोट कीजिएगा, दिस ग्राफ इज y इक्वल टू एक्स अंडर रूट। नीचे वाला लूप तो आएगा नहीं, एरो मैंने जानबूझ के किया था कि आपको पता चल जाए कि ये ऊपर वाली ब्रांच आपके पास है पैराबोला की। तो ये ग्राफ अगर आप इसको इस पे डालें, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें, तो हॉरिजॉन्टल लाइन इसको हमेशा एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये ग्राफ ये ग्राफ 1 to 1 फंक्शन का है बिकॉज रेंज में रेपिटेशन नहीं है। अगर सिर्फ स्टूडेंट्स को बताने के लिए जरूरी होता है कि अगर आप ये कहें वाई स्क्वायर इक्वल टू ये क्या है, भाई ये जब फंक्शन ही नहीं है तो आप ना इसको 1 to 1 कहेंगे ना इसको बाइजेक्टिव कहेंगे, कुछ भी नहीं कॉल करेंगे, दिस नॉट अ फंक्शन। तो पहला क्राइटेरिया तो ये वाला होता है, आपका पहला क्राइटेरिया फेल हो गया। तो यही बड़ी जरूरी होती है कि बास का ऐसे सवाल भी करने चाहिए स्टूडेंट से कि फंक्शन ना हो, आप उनसे पूछे कौन सा फंक्शन है, तो बच्चे अपने माइंड में फिर हॉरिजॉन्टल लाइन रखते हैं, क्योंकि जो आखिरी चीज बताई होती है वो अपने माइंड में रखते हैं, जो पहले वाली चीज भूल जाते हैं। तो इसलिए ऐसे सवाल भी करने चाहिए जिनके जवाब जो है वो नन में होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब आप कहेंगे कि सर कोई फंक्शन जो है, कोई और फंक्शन ड्रा करें कि जो किसी फंक्शंस को रिप्रेजेंट करें। मैं एक लाइन की इक्वेशन आपके पास ले रहा हूं, y इज इक्वल टू एक्स, सिंपल सी लाइन है, पहले और तीसरे क्वाड्रेंट को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो दिस इज लाइन आप नोट कीजिएगा, ये फंक्शन आपके पास क्या है, फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर। तो आप नोट करेंगे ये डोमेन का पार्ट आपके पास आ रहा है और दिस इज
और ये एक्स एक्सिस है और ये आपके पास क्या वाई एक्सिस है। तो आप नोट कीजिएगा ये आपके पास फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। और दूसरी बात ये है कि ये 1-to-1 फंक्शन है, कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन इसको दो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट नहीं कर रही। दूसरा बात ये है कि ये 1-to-1 फंक्शन का फंक्शन को चेक करना भी आपको आ गया, 1-to-1 फंक्शन को चेक करना भी आ गया। अब आप सोच रहे हैं कि सर व्हाट्स अबाउट इनटू ऑनटू। अब देखिए दिस फंक्शन इज ऑनटू फंक्शन। आपको नोट कीजिएगा ये पूरी y सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि यहाँ पे जो y सेट है d सेट है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर है। आप नोट करें कि ये पॉजिटिव y की वैल्यूज आपके पास आ रही हैं, दिस इज अ पॉजिटिव y, दिस इज 0, दिस इज नेगेटिव y, ये तमाम वैल्यूज आपके पास आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि इसकी रेंज जो है वो सेट ऑफ क्या है, रियल नंबर है। बिकॉज योर क्योंकि आप फंक्शन क्या ले रहे हैं, सेट ऑफ r टू r, तो रेंज जो है वो सेट रियल नंबर के इक्वल है। तो ये फंक्शन आपके पास क्या होगा, दिस नॉट अ इनटू, दिस तो ऑन टू। ये ऑन टू भी है, ये 1-to-1 भी है, तो दिस फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। अच्छा स्टूडेंट, हर स्टूडेंट समझता है कि शायद लीनियर इक्वेशन जो होती है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है। यस, हर लीनियर इक्वेशन फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है सिवाय एक के। हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल लाइन है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, याद रखिएगा। अगर आप ऐसे ये इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं, x इक्वल टू 3 है, x इक्वल टू 3 कौन सी लाइन है, दिस इज अ 1 2 3। तो ये आप नोट कीजिएगा, ये लाइन जो है ये ग्राफ किसका है, x इक्वल टू 3 का। दिस इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि वर्टिकल लाइन जब ड्रा करेंगे, व्हेनेवर यू ड्रा द वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन क्या करेंगे, इसके ऊपर ही आ जाएगी। तो ये दो क्या, ये बहुत सारे पॉइंट्स पे इसको मीट कर रही है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो हर लाइन जो है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन के वर्टिकल लाइन के अलावा हर लाइन जो है फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। इनमें से कुछ इनटू हो सकते हैं, कुछ ऑन टू हो सकते हैं। ये जैसे कि मैंने अभी जो बनाया, मैंने 1-to-1 और ऑन टू फंक्शन ड्रा किया। y इक्वल टू एक्स क्यूब। कुछ फेमस फंक्शंस के आपको ग्राफ्स आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या है, एक्स स्क्वायर का क्या है, एक्स क्यूब का क्या है, 1/x का क्या है। तो ये एक्स क्यूब का ग्राफ जो है आपको पता है 1 0 पे 0 वैल्यू 1 पे 1, और ये ग्राफ आपके पास इस तरीके से, स्केल मैं नहीं बना रहा, स्केल ये आपके पास। आप नोट करेंगे कहीं से भी आप इसको वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन ड्रा करें, इसको एक ही पॉइंट पे कट करेगी, फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें, एक ही पॉइंट पे कट करेगी। और आप नोट करें ये पॉजिटिव वाई के ऊपर भी स्प्रेड हुआ है, या नेगेटिव वाई पे भी स्प्रेड हुआ है, तो इसकी ये फंक्शन आपके पास क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो आप नोट करें सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ फंक्शन, आपके पास फंक्शन है, दिस इज द बाइजेक्टिव फंक्शन। ये 1-to-1 भी है और साथ में ये फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन भी है। अब कुछ एग्जांपल लिख लेता हूं कि जो फंक्शन मसलन ये आपके पास ग्राफ बना रहा हूं फंक्शंस का, दिस ए ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब -3x + 1 इक्वल टू y। अब नोट करें कि ये फंक्शन 1-to-1 है, 1-to-1 नहीं है, सॉरी, ये फंक्शन 1-to-1 नहीं है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपके ग्राफ को क्या कर रही है, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है। दिस इज नॉट अ 1-to-1। कहना मैं ये चाह रहा था, दिस फंक्शन इज, आप ये देखना है कि दिस फंक्शन इज ऑन टू। ऑन टू में आप देखें पॉजिटिव वाई भी आपके पास आ रहे हैं, 0 भी आ रहा है, और नेगेटिव वाई भी आपके पास आ रहे हैं। तो ये 1-to-1 फंक्शन, दिस इज नॉट अ 1-to-1 फंक्शन, मगर ये साथ फंक्शन क्या है, दिस इज द ऑन टू फंक्शन। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, पहले दूसरी डायग्राम बनाई थी जिसमें आपको मैंने बताया था कि जो इनटू और ऑन टू फंक्शन होते हैं वो जरूरी नहीं है 1-to-1 हो, लेकिन जो 1-to-1 फंक्शन होता है वो या तो इनटू होगा या आपके पास क्या होगा, ऑन टू होगा। तो फंक्शन को चेक करने के लिए आप क्या चेक करेंगे, वर्टिकल लाइन की हेल्प लेंगे। वर्टिकल लाइन ग्राफ को अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर जाती है तो वो ग्राफ फंक्शन का ग्राफ नहीं है।
और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन आपके ग्राफ को एक से पॉइंट कट जाती है तो वो ग्राफ 1-to-1 फंक्शन का ग्राफ नहीं है, लेकिन से वो पहले फंक्शन होना चाहिए। और इनटू के लिए ये है कि अगर रेंज में आप देख सकते हैं, अगर आप वाई सेट, अगर कोड मेन, अगर आप सेट ऑफ रियल नंबर ले रहे हैं और अगर आप रेंज और कोड मेन इक्वल आ जाती हैं, जैसे कि इसमें रेंज और कोड मेन इक्वल आ गई हैं, तो ये फंक्शन क्या है, दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से कुछ पूरी कोशिश की है कि कुछ चीजें मिस हो भी सकती हैं, हो भी गई होंगी, तो अपनी तरफ से जो मेरे माइंड में था जल्दी जल्दी मैंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। डेफिनेटली कम गुंजाइश हमेशा रहती है, बेहतरी की रहती है। साथ में आप बुक्स देख सकते हैं, थॉमस फिनी, स्टीवर्ट कैलकुलस देख सकते हैं, और बहुत ज्यादा आप इसको सर्च करेंगे तो मजीद यानी कि इसका पढ़ने का सिर्फ मकसद ये होगा कि आप मजीद अच्छी किताबें लेके, अच्छे और वीडियो लेक्चर लेके अब अपने नॉलेज को इनहांस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।